फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण। परागण कितने प्रकार से होता है, यानी पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो हम लोगों ने अगर पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। उसका कौन कौन सा अंग होता है, फिर परागकण का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद फिर परागकण का निर्माण के सारी स्टेप्स हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद हम लोग के पढ़े थे कि जो अंडाणु ओवम होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पराग यानी पुंकेसर, ये हम लोग सब पढ़ चुके थे कि पुंकेसर यानी सूक्ष्म बीजपत्र ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। तो जब ये दोनों बन चुका है यानी ओवम और परागकण दोनों बन चुके हैं तो अब यहाँ पे निषेचन होगा, यानी परागण होगा, परागण के बाद निषेचन होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परागण। परागण कितने प्रकार से होता है, ये सारे आप लोग के जो परागकण बन चुका था उसका ये भाग है। एक्साइन होता है, इंडाइन होता है, अपर्चर होता है, ये सारे पढ़। अब हम लोग पढ़ने वाले जो परागण के बिखरने के बाद का भविष्य था ये भी देख चुके थे। तो अब हम लोग को पढ़ना था यहाँ से कि परागण यानी ये आप देख सकते हैं कि मेगा स्पोरोफिल जो बीजांड बनता है वो किस प्रोसेस से बना था, तो उसको भी हम लोग देख चुके थे। ये सारे उसके अंग हैं। तो ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है परागण यानी परागण पॉलिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, परागण पुंकेसर के पराग कणों का वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक स्थानांतरण क्या होता है, परागण होता है। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि ऑटोगैमी है, यहाँ पे जीनोगैमी यानी स्वपरागण है और परपरागण है। देखिए इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, यहाँ पे परपरागण। तो यहाँ पे यानी पुष्पीय परागण हो रहा है। जैसे कि देखिए ये एक प्लांट है, इसका एक यहाँ पे फूल लगा हुआ है और एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें भी एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन फूल में कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, उसके बाद यहाँ पे गाइनोसियम होगा, एंड्रोसियम होगा, परागकण, परागकोश, अंडाशय, ओवरी, ये सब उपस्थित है इस फूल में। अब इस फूल में परागकण भी है और यहाँ पे अंडाशय भी यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय भी है। तो इसी फूल के पराग कोश से परागकण का निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या हो जाता है, स्वपरागण होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इस फूल से निकला और यहाँ पे मक्खी बैठी, मक्खी के पैरों में परागण चिपक गया। अब ये मक्खी फिर जाके इस फूल पे बैठ गई, ये परागण इसके वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, यानी यहाँ से इसका यहाँ पे हुआ है, यानी ये दूसरे फूल से दूसरे फूल पे, यानी एक फूल का परागण है और एक परागकण है और एक फूल का वर्तिका है। तो ये दोनों के बीच में हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल एक ही है, एक ही फूल का परागकण भी है और उसका वर्तिकाग्र भी है। तो यहाँ पे इससे निषेचन, तो ये स्वपरागण हो गया, यहाँ पे पुष्पीय परागण हो गया। आगे इसमें भी देख लीजिए एक फिगर और यहाँ पे इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि हवा के द्वारा परागण कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मक्का है और यहाँ पे ये पक चुका है, यानी परागण इसके क्या हो रहे हैं, बिखर गए हैं। और जैसे ही हवा बहेगा तो ये दूसरे प्लांट पे चले जाएंगे और वहां के वर्तिकाग्र पे बैठ जाएंगे। तो इसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा परागण हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि ये जल के द्वारा परागण हो रहा है, यानी परागण परिपक्व हो चुका है और परिपक्व होकर क्या हुआ, जल में तैरते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे परागण देखिए, मधुमक्खी के द्वारा भी परागण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी कहाँ बैठी, पराग कोश पे बैठी और जैसे ही ये पराग कोश पे बैठी तो इसके पैरों में छोटे छोटे परागकण क्या हुए, चिपक गए। और फिर यही मक्खी आके किस पे बैठ गई है, वर्तिकाग्र पे बैठी है। तो इस वर्तिकाग्र पे चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि उस परागकण को यानी पकड़ के अपने में चिपका देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्षियों के द्वारा यानी मक्खियों के द्वारा, कीटों के द्वारा भी परागण होता है। अभी एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए इसमें, तो यहाँ पे देखिए वही कहा गया कि परागण यानी पॉलिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दो पुष्प है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे पुष्प है। इसमें भी पराग कोश है, यहाँ पे भी पराग कोश है, इसमें भी पराग कोश है और उसके बाद यहाँ पे वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी यहाँ पे ओवरी भी है। तो इसी फूल से इसी पे आया तो स्वपरागण हो गया। इससे इस पे यानी यहाँ पे दो फूल है, जैसे कि एक फूल ये है, यहाँ पे भी एक फूल लगा हुआ है, यहाँ भी परागण है। तो यहाँ से यहाँ पे चलाता है तो उसको परपरागण यानी एलोगैमिस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्वपरागण देखिए क्या होता है। तो स्वपरागण, परागण की एक ही फूल के अंडक पर स्वपरागण या उसी पौधे के दूसरे फूल पर गैमी यानी गैटिनोगैमी स्थानांतरण होता है। तो अभी हमने फिगर में देखा है कि स्वपरागण
कैसे हो रहा है और पर परागण या पुष्पीय परागण क्या होता है। यहाँ पे स्वपरागण के अनुकूलन देखिए यानी एडॉप्शन क्या है। उभयलिंगी फूल है जिनमें केसर और वर्तिकाग्र पास पास हो। उभयलिंगी का मतलब होता है मेल हो, यानी मेल और फीमेल क्या हो, एक ही पुष्प हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। जैसे कि केंचुआ क्या है, केंचुआ जंतुओं में उभयलिंगी है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि समकालिकता यानी केसर और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो। जैसे कि यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, यहाँ से परागकोण है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र यहाँ पे ओवरी है, इसमें वो अंडाणु होता है। तो ये अंडाणु यानी जब अंडाणु बनेगा परिपक्व रहेगा तभी तो यहाँ से निषेचन होगा। तो ये दोनों क्या हो, परागकण, और यहाँ पे कहा गया है कि जो परागकण है वर्तिकाग्र का एक साथ, यानी वर्तिकाग्र यहाँ पे आके बैठेगा परागकण, तो ये दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। अगला है क्लाइस्टोगेमी क्या होते हैं, फूल न खुलना जिसे स्वपरागण सुनिश्चित हो, जैसे कि वनफा और ऑक्सिलिस में होता है। इसके लाभ क्या है स्वपरागण के, तो यहाँ पे देख सकते हैं परागणकर्ताओं की अनुपस्थिति में बीजन सुनिश्चित होता है, मात्र पितृ लक्षण स्थित रहते हैं, शुद्ध वंश होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए स्वपरागण का मतलब क्या है या फिर इससे लाभ क्या है स्वपरागण का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वपरागण एक सरल प्रक्रिया है, इससे पादपों का शुद्ध वंश चलता रहता है। उसके बाद इसमें परागण के लिए दूसरे पौधों एवं वाहक पर निर्भर नहीं है। जैसे ये फूल है और इसी से इसी पे करना है, तो यहाँ पे किसी वाहक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद इसके असफल होने की संभावना भी कम है, क्योंकि इसको दूरी भी ज्यादा तय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें अधिक परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कहाँ पे अधिक परागण की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उसको दूरी तय करना है तो परागण ज्यादा रहेगा, तभी अगर कुछ परागण नष्ट भी हो जाता है तो कुछ परागण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके लिए अधिक बड़े सुगंधित एवं आकर्षक पुष्पों की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यानी यहाँ पे कीट को प्लांट में जो फूल होते हैं उसमें सुगंधित रहने का भी एक रीजन होता है कि अगर सुगंधित नहीं है तो उस पर कीट नहीं बैठेंगे, और जब कीट नहीं बैठेंगे तो परागण बहुत जल्दी से नहीं हो पाएगा, यानी परागण का स्थानांतरण ही नहीं होगा। आपको अभी देखे हैं आप लोग फिगर में कि जो वर्तिकाग्र होता है उस पे और फिर परागकण पे कोई कीट बैठता है, फिर आके वर्तिकाग्र पे बैठ जाता है, तो यहाँ पे भी परागण हो जाता है। तो वही कहा गया कि परागणकर्ताओं की अनुपस्थिति में बीजन सुनिश्चित होता है, मात्र पित लक्षण स्थिर रहते बने रहते हैं, यानी एक ही पुष्प। जैसे कि यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक में क्या देखा जाता है कि लैंगिक हुबहू अलैंगिक हुबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो हुबहू अपने पेरेंट्स के ही जैसे हो, वो जरूर कुछ डिफरेंट हो जाता है। वहां फिर इसे कुछ हानियां भी होगी, जो यहाँ पे पर परागण स्वपरागण है, यानी यहाँ पे इससे हानियां भी होगी। तो स्वपरागण से यहाँ पे का आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है। यहाँ पे देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी निकट संकटन में कमजोरी रहती है, यानी स्वपरागण में निर्मित बीजों के अंकुरण से बने पौधे कमजोर और कम भार वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में नियमित बीज संख्या में कम भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। यहाँ पे आपसे हो सकता है यहाँ पे कि स्वपरागण से निर्मित बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते हैं, ये बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं और नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती है, क्योंकि उसी पुष्प से उसी पुष्प पे जा रहा है, तो पीढ़ी जो अनुवांशिक बीमारियां हैं वो स्थानांतरित होती रहेगी। अगला है आप लोग का पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें देखिए एक पौधे के फल से दूसरे पौधे उसी प्रजाति के फल पर परागकणों का स्थानांतरण। यहाँ पे इसके लिए भी अनुकूलन कुछ होना चाहिए। तो एक लिंगी फूल हो, एक लिंगी का मतलब एक पुष्प में नर हो और एक पुष्प में मादा हो। स्वपरागण असंभव होता है एक लिंगी फूलों में, तो एक लिंगी फूल में स्वपरागण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो या उसमें क्या रहता है, या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा, और स्वपरागण के लिए दोनों एक ही पुष्प में रहेंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, पर परागण यानी स्वपरागण होगा। यहाँ पे देखिए समकालिकता क्या है, डाइकोटोमी क्या है, पुंकेसर और अंडक अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यहाँ पे स्व असंगता सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, तो अनुवांशिक कारणों से स्व निषेचन रुकना। हरकोगैमी क्या है, पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच भौतिक अवरोध होना। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो आप लोग का पर परागण होता है, पर परागण से भी तो कुछ हानि होगा कुछ लाभ होगा।
लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पर परागण किसके किसके विधि से होता है। तो पहला आप लोग का हो जाता है वाय परागण, इसको एनिमोफिली बोलते हैं। तो मक्का, गेहूं, धान में क्या होता है, वाय परागण होता है। जब इसके परागण बन के मैच्योर हो जाते हैं और वहां पे वर्तिकाग्र भी बन के तैयार रहता है, तो जब हवा बहती है तो ये परागण इधर से उधर उड़ के वहां पे जाते हैं और वहां पे बैठते हैं। इसके लिए अनुकूल क्या है कि फूल छोटे, आकर्षणहीन, बिना मकरंद, बड़ी मात्रा में हल्के व सूखे परागकण होने चाहिए। हवा में उसको उड़ने के लिए हल्का होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें लंबे पंखदार वर्तिकाग्र हवा में पराग पकड़ने हेतु होता है। पुंकेसर खुले हुए हवा में पराग छोड़ने के लिए होते हैं। आगे देखिए, इसमें जल परागण क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, वालिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। तो ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल परागण किसके किसके अंदर होता है। इसके लिए अनुकूलन क्या होना चाहिए, तो जलवासी पौधों में पाया जाता है। परागकण जलरोधी, लंबे व तंतु जैसे होते हैं। ब्लेसेनेरिया में नर फूल पानी की सतह पर तैरता हुआ मादा फूल से मिलता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे कीट पराग एंटीमोफिली क्या होता है, तो उदाहरण सूर्यमुखी, आर्किड, सेज। ये आप लोग एग्जाम्पल इसका जरूर याद करिए। जगह कीट परागण किस प्लांट में होता है, वाय परागण किस में होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए अनुकूल क्या होना चाहिए, बड़े, रंगीन और सुगंधित फूल। जब सुगंधित फूल होगा तभी कीट आके क्या होंगे, वहां पे बैठेंगे। मकरंद व भोज्य पराग उपस्थित होना चाहिए। चिपचिपे या कांटेदार परागकण जो कीटों पर चिपक जाए। अगर यहाँ पे आके एक कीट बैठा तो इसके पैर में अगर ये जो चिपचिपा होगा या कांटेदार होगा तो इसके पैर में क्या होगा, चिपक जाएगा। आगे देखिए, फूलों का आकार और प्रकार विशेष कीटों के अनुसार हो। अगला है आप लोग को ओरेंथोफिली, यानी उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो गुड़हल में, कोरल में, ट्री में और वाट लेब्रस में होता है। यहाँ पे पक्षी परागण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए अनुकूलन क्या है, तो बड़े, चमकीले, लाल या पीले फूल होने चाहिए। प्रचुर मकरंद होना चाहिए पक्षी के लिए। मजबूत पुष्प रचना जो पक्षियों का भार सह सके। कई प्रजातियों में नलिकाकार ट्यूबुलर पुष्प मुकुट होता है। अगला देखिए, यहाँ पे पक्षी परागण है, देख ले, यहाँ पे है, यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा परागण, यानी यहाँ पे बोला गया है कि विक्रोद्री पुष्पीय क्या होता है, जो पुष्प होता है। यहाँ पे कैरेप्टोफाइल क्या होता है, यहाँ पे है चेरेप्टोफिली। ये पूछ लिया जाए कि किस प्लांट में पाया जाता है, तो बौहीनिया में है, किगेलिया में है। यहाँ पे बड़े मटमैले रंग के रात्रि में खिलने वाले फूल होते हैं। तीव्र फल जैसी या किण्वित गंध होना चाहिए। प्रचुर मकरंद और परागकण होते हैं। यहाँ पे मजबूत फूल जो चमगादड़ के भार सह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो परागण के लाभ क्या होते हैं, तो परागण के लाभ है अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण अनुकूलन और विकास संभव होता है। संतान अधिक सशक्त, रोग प्रतिरोधी हो सकती है। निकट संकट अवसाद से बचाया जा सकता है। लाभदायक लक्षणों का पुनर्संयोजन किया जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, वही है। यहाँ पे देखिए, पराग, स्त्री केसर, अंतःक्रिया क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि